महोदय, एक व्यक्ति के अंगों को दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित करने में भी मनुष्य ने सफलता पा ली है। अन्य अंगों के प्रत्यारोपण के साथ ही आँखों के मामले में कार्निया प्रत्यारोपण की विधि मनुष्य ने खोज निकाली है। इस विधि के अंतर्गत कार्निया आँखों की पुत्ती या काला भाग में हुई किसी भी तरह की बीमारी, चोट या फिर पोषक तत्वों की कमी से हुई किसी भी तरह की बीमारी का उपचार किया जा सकता है। हमारे देश में लगभग 2 करोड़ व्यक्ति नेत्रहीन हैं, जिनमें से करीब 1 करोड़ 20 लाख व्यक्ति आँखों से तथा लगभग 60 लाख व्यक्ति एक आँख से नेत्रहीन हैं। कुल मिलाकर हमारे देश में विश्व के कुल नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या का 1/4, नीचे से आन करना, ऊपर आन है, 1/4 भाग है। ऊपर अरे इधर सीपीओ रखा, ऊपर यहाँ, हाँ उधर वाला ऑन करो बस। अंधता के कारणों से या तो बचा जा सकता है या फिर उनका उपचार संभव है। विश्व के लगभग 120 लाख नेत्रहीनों में से 10 लाख नेत्रहीनों का उपचार छोटे ऑपरेशन द्वारा संभव है, तथापि इनकी एक बड़ी संख्या का उपचार संभव नहीं है। अंधता का मुख्य कारण कार्निया का धुंधलापन है। इसी धुंधलेपन के कारण भारत में लगभग 7 लाख व्यक्ति नेत्रहीन हैं। इस धुंधलेपन का उपचार कार्निया प्रत्यारोपण के द्वारा संभव है, लेकिन यह प्रत्यारोपण तभी संभव है जब हमें किसी व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी इच्छा से उसकी आँखें प्राप्त हों। हमारे देश में मृत्यु दर 10 प्रति हजार है। इस हिसाब से एक बड़ी संख्या में नेत्रहीनों को आँखें उपलब्ध कराई जा सकती हैं, मगर दुर्भाग्यवश नेत्रदान से संबंधित कुछ भ्रांतियों के चलते नेत्रदान करने वालों की संख्या में कमी होने के कारण यह सफल नहीं हो पा रहा है। हमारे देश में नेत्रदान का इतिहास लगभग 50 वर्ष पुराना है। भारत का पहला नेत्र बैंक सन 1945 में मद्रास में स्थापित किया गया, मगर पहला नेत्र प्रत्यारोपण 1948 में डॉक्टर RES मुथैया ने किया था। नेत्र बैंक खुलने के इतने वर्षों बाद होने वाले इस प्रत्यारोपण का कारण लोगों में फैला धार्मिक विश्वास, अशिक्षा व अज्ञानता था। 1948 में फांसी की सज़ा पाए एक कैदी की सहमति के बाद ही प्रथम नेत्र प्रत्यारोपण संभव हो सका। इस नेत्र प्रत्यारोपण के बाद ही एक आंदोलन की शुरुआत हो सकी। आज इस तरह के नेत्र बैंकों की संख्या 203 के लगभग है। 1996 से प्रतिवर्ष नेत्रहीन पखवाड़ा मनाया जाता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट। राष्ट्रपति महोदय, हमारे संस्थापकों ने जिन परंपराओं की नींव रखी थी, उन्होंने इन 50 वर्षों में हमारा
भली भांति मार्गदर्शन किया है। जैसे जैसे हमने प्रगति की है उसी तरह हमारा लोकतंत्र भी परिपक्व हुआ है। भारत विश्व में सबसे प्राचीन सभ्यता वाला देश है, लेकिन एक गणराज्य के रूप में नया है। तथापि लोकतंत्र कानूनी अनेकत्व तथा दूसरे के विचारों को आत्मसात करने की क्षमता ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली हैं कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता। एक लोकतंत्र के रूप में जानते हैं कि हमें समय के बदलाव के अनुरूप ही अपनी लोकतांत्रिक परिपाटियों को ढालते रहना होगा। वास्तव में यह भी भारतीय परंपराओं का एक हिस्सा है। सदियों से हमारी सभ्यता को अनेकत्व से शक्ति मिलती रही है, जिसमें नई सोच, नई अवधारणाओं और नए प्रभावों को ग्रहण करने और अपने को अनेक अनुकूल बनाना शामिल है। तथापि कुछ आधारभूत सिद्धांतों जो भारतीय अस्मिता के सार हैं, इस प्रक्रिया के दौरान भी अच्छों रहे। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई, सशक्त राष्ट्रीय चेतना और हमारी जनता की व्यापक भागीदारी के साथ साथ लोकतांत्रिक बहस के आधार पर लड़ी गई। उपनिवेशवाद के हमारे अनुभव से निर्णय की स्वतंत्रता, आचरण की स्वायत्तता तथा निरंतर भेदभाव एवं असमानता पैदा करने वाली सामाजिक प्रणाली एवं व्यवस्थाओं के प्रति हमारे विरोध को और अधिक बल मिला। भारत 50 वर्षों से विश्वव्यापी निरस्त्रीकरण के जरिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्याय संगत सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। हम विश्व को परमाणु हथियारों से मुक्त कराने की दिशा में अभी भी प्रतिबद्ध हैं और हमारा विश्वास है कि विश्व में सुरक्षा का माहौल बनाने का यही एक रास्ता है। तथापि हम देख रहे हैं कि विश्व में परमाणु हथियारों और मिसाइलों को जमा करने की होड़ लगी हुई है। यह होड़ बेरोक टोक जारी है। हालांकि हम संयम और जिम्मेदारी के साथ अपनी परंपरागत नीतियों का पालन करते आ रहे हैं, फिर भी न्यूनतम विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का हमारा निर्णय हमारी सुरक्षा आवश्यकताओं के वास्तविक आकलन पर आधारित है। हमारी रक्षा नीति हमेशा प्रतिरक्षात्मक स्वरूप की रही है। राष्ट्रपति महोदय, हमें इस बात की जानकारी है कि आप परमाणु अप्रसार मुद्दे को काफ़ी महत्व दे रहे हैं। हम मानते हैं कि लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमें व्यापक विचार विमर्श और सहयोग के आधार पर सभी उपाय करने होंगे। फुल स्टॉप।